नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए आज हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस यानी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है। केमिकल रिएक्शंस में कुछ बेसिक लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक लॉज दिए हुए हैं। ये लॉज कितने हैं? टोटल ये लॉज 5 हैं, जिनको हम 5 बेसिक लॉज के नाम से भी जानते हैं। ये लॉज कौन कौन है देखते हैं एक एक करके हम लोग। ये लॉज हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा नाम बता रहा है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन यानी रेशियो की बात कर रहा है, फिक्स्ड रेशियो की यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगेन प्रोपोर्शंस की बात है इसमें। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लास्ट वन है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये जो लास्ट है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। इन लॉज को चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ क्या बताता है? जैसा कि नाम बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास संरक्षण सिद्धांत है, यानी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है। तो इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। नाम से तो पता चल रहा है कि यह बताना चाह रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन में न ही मास का निर्माण होगा और न ही मास का विनाश होगा। तो यह लॉ किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लवाइजर इन 1789, ठीक है। It states that matter can neither be created nor destroyed। जैसा कि नाम से पता चल रहा था वैसा ही इसका स्टेटमेंट है। क्या ये इसका स्टेटमेंट है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि पदार्थ का नहीं निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश। किस संदर्भ में बात कर रही है? एक केमिकल रिएक्शन में। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट की मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। यहाँ नहीं मास का निर्माण होगा और नहीं नया मास प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। जितना मास रिएक्टेंट का टोटल होगा उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट का भी होगा। एक क्वेश्चन लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। इसको हम क्या समझ रहे हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न कर रहा है, जला रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो प्रोडक्ट का क्या मास होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब दोनों को बर्न करना है, यानी दोनों कंबाइन होंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी 12 प्लस 32 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और यह कितना होगा? 44 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही सिंपल लॉ है। अब अगला चलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। डेफिनिट प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड रेशियो की। स्टेटमेंट को देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या कह रहा है? यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट का रेशियो जो होगा वेट के संदर्भ में वो हमेशा बराबर रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, यानी कि कहाँ से उस कंपाउंड को ले रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यह लॉ किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। ही worked with 2 samples of cupric carbonate obtained from different sources,
ठीक है। इसने क्या किया है, क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो तरह के सैंपल्स लिए हैं। सैंपल्स एक ही है, बस दो अलग अलग सोर्स से लिया है। एक नेचुरल सैंपल है, यानी नेचर में सीधे इसको मिला क्यूप्रिक कार्बोनेट, और एक सिंथेटिक सैंपल है। सिंथेटिक मतलब लैब में इसने खुद सिंथेसाइज किया, इन्होंने खुद सिंथेसाइज किया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ने जैसा कहा है, क्या कहा है कि a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight। क्या कहता है कि वेट हम यदि देखेंगे तो एक कंपाउंड में सभी एलिमेंट का वेट फिक्स रहेगा, वह कंपाउंड कहीं से भी लिया जाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल सैंपल में 51.35% कॉपर है, जबकि सिंथेटिक कंपाउंड में भी 51.35% ही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये रहा कॉपर का परसेंटेज, चाहे हम नेचुरल सैंपल लें या फिर सिंथेटिक, दोनों में 51.35 और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज देखते हैं सेम है, और उसी तरह से कार्बन का भी परसेंटेज सेम है। तो इसी लॉ को जोसेफ प्रोस्ट ने बताया है। क्या बताया है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। अब चलते हैं थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यानी यहाँ भी रेशियो की बात हो रही है, लेकिन कैसा रेशियो है, मल्टीपल रेशियो है। मल्टीपल यानी एक से ज्यादा। चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट में क्या है, दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। 1803 में डाल्टन ने दिया है। इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्या कह रहा है, यहाँ पर दो एलिमेंट हैं और वो आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट का मास को हमने फिक्स्ड कर दिया और वह दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है और दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो दूसरा कंपाउंड जो कंबाइन हो रहा है उसका हम लोग रेशियो, वेट रेशियो देखेंगे, मास रेशियो देखेंगे। तो मास रेशियो देखने पर हमें पता चलेगा कि वह फिक्स्ड है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2। H2O2 कंबाइन होकर क्या बना सकता है, तो एक तो वाटर बनाएगा ही, H2 और O2 कंबाइन होगा तो, जिसमें 2 ग्राम्स हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होकर 18 ग्राम वाटर बना रहा है। और एक कंपाउंड देखते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना सकता है, ये दोनों कंबाइन होकर H2O2 बना सकता है। ठीक है, जहां पर 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास को हमने फिक्स कर दिया 2 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का मास अलग अलग है ना, 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, ये अलग अलग कंपाउंड बनने के लिए। तो ये लॉ क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीजन, इसको फिक्स करने के बाद ये जो ऑक्सीजन का जो अलग अलग मास लिए हैं, इसका रेशियो कैसा होगा, सिंपल एंड स्मॉल होल नंबर में रहेगा। जैसे देखते हैं अभी हम लोग, ये रहा, इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16:32, और इसको जब हम सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या बताया, एक बार हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। इसमें बस बताया है कि दो अलग अलग एलिमेंट, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो अलग अलग जब कंपाउंड बनाता है, तो एक एलिमेंट का मास को यदि हम फिक्स कर दें तो अगला एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वह एक होल नंबर होगा, स्मॉल होल नंबर में उसे हम बदल सकते हैं, यानी स्मॉल होल नंबर रहेगा। तो यही ये हमारा लॉ बता रहा है। अब चलते हैं अगला लॉ। अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर है। ये लॉ किसने दिया, रिचर ने दिया है 1792 में। इट स्टेट्स दैट if two elements combine separately with the same weight of
थर्ड एलिमेंट। देखिए अभी पिछला लॉ में हमने देखा था 2 एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर अब 3 एलिमेंट आ गया। 3 में से कह रहा है थर्ड को हमने फिक्स कर दिया, सेम वेट ले रहा है, थर्ड को यहाँ फिक्स कर रहे हैं और 2 अलग-अलग एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द masses in which they do so are either the same और a simple multiple of mass ratio in which they combine। क्या कह रहा है कि वो दोनों जो फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशियो कैसा होगा, सिंपल होगा, होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट लिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इन तीनों का हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को थर्ड एलिमेंट मान रहे हैं। चलिए ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन कंबाइन होकर बनाएगा CH4 और इसके लिए हमको 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन की जरूरत है 12 और हाइड्रोजन का 4 पार्ट्स बाय मास हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये है CH4, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन का मास आप लोग को पता है कितना होता है 12, तो ये 12 पार्ट हो गया और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है इसलिए इसका मास हो गया 4। तो इस तरह से 12 और 4 हमें जरूरत है, ठीक है। ये थर्ड। और इसी प्रकार जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O बनाएगा तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का 2 पार्ट बाय मास लगेगा जबकि ऑक्सीजन का 16 पार्ट बाय मास लगेगा। लेकिन इस लॉ में अभी हमने देखा है कि थर्ड एलिमेंट का वेट को हम लोग सेम रखते हैं, यानी हाइड्रोजन का मास को हमें सेम रखना है। तो जब CH4 के लिए हमने 4 पार्ट्स बाय मास लिया है तो हाइड्रोजन वाटर के लिए भी हाइड्रोजन को 4 पार्ट्स बाय मास करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा यानी 32। अब हमारा हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया। CH4 के लिए भी 4 पार्ट्स ले रहे हैं और H2O के लिए भी अब 4 पार्ट्स कर दिए जिसके लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों का हम रेशियो देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो हो जा रहा है 12:32, 12:32। सिंपल होल रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3:8, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होता है तो क्या बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले से यदि हम देखना चाहें कि क्या यहाँ पर पार्ट्स बाय मास रेशियो है तो कार्बन का अगेन 12 होगा और ऑक्सीजन चूंकि 2 ले रहा है तो 16 2 जा 32 यानी कि 12 एंड 32 आ रहा है। जैसा कि हम हाइड्रोजन के थ्रू जो हमने रेशियो निकाला था 12:32, वही रेशियो हम प्रैक्टिकली भी इसका फॉर्मेशन के बाद भी देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है 12:32 यानी 3:8 रेशियो। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाया गया है बाय रिचर इन 1792। तो इस तरह से इस लॉ को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यहाँ पर हमने लिखा है CH4 बनने के लिए हमारे पास 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन चाहिए एंड 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, है ना। और H2O बनने के लिए 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए एंड 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन थर्ड एलिमेंट को हमें चूंकि फिक्स्ड रखना है मास, तो इसलिए इसका मास हम 4 पार्ट्स बाय मास फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 4 हो गया, तो इसको भी करना पड़ जाएगा यानी ये 32 हो गया। तो ये मास रेशियो हमारा क्या आ रहा है फाइनल कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये आ रहा है 12 एंड 32। तो ये हो गया 12:32 एंड इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:8 होगा। नाउ इन CO2 का जब फॉर्मेशन हो गया तब देखेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है यानी 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन डायरेक्टली विद 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इससे इसका मास रेशियो क्या हो गया, दैट इज 12:32 और वी कैन से 3:8 which is the same as the first ratio, यानी इधर से जो हमने रेशियो निकाला था वैसा ही
ये भी है। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब लास्ट हम देख रहे हैं गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लॉ है। इस गै-लुसैक्स ने 1808 में दिया था। ये लॉ कहता है कि when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume provided all gas are at same temperature and pressure। क्या कर रहा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में यदि दो गैस आपस में कंबाइन हो रहे हैं या फिर गैस को बना रहे हैं तो उनका रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है H2 और Cl2 आपस में कंबाइन हो रहा है और इससे बन रहा है HCl। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H2 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये 1 मोल है। यहाँ भी कुछ नहीं है आगे, यानी 1 मोल है। लेकिन यहाँ पर 2 है, यानी कि 1 वॉल्यूम है, यहाँ भी 1 वॉल्यूम है, यहाँ भी 2 वॉल्यूम है। यानी इस रेशियो को यदि हम देखें तो 1:1:2 है। यानी HCl का फॉर्मेशन सेम टेम्परेचर प्रेशर में यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो HCl बनेगा इनका कॉम्बिनेशन से। और इनका जो वॉल्यूम रेशियो है वो हमेशा सेम टेम्परेचर प्रेशर यदि रखते हैं तो हमेशा क्या होगा, 1:1:2। तो इस तरह से आज हमने सभी बेसिक लॉज जो केमिकल कॉम्बिनेशंस में पढ़ते हैं सभी को आज हम लोगों ने जान लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।